Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. चलिए आइए तो नेक्स्ट टॉपिक इन द सीरीज इज चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम पूरा सीरीज में ही चल रहे हैं, कोई चैप्टर हमने शायद स्किप नहीं किया, राइट। 1 to 8 हमारा पूरे कंप्लीट है या कोई बीच में स्किप किया था? नो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी हो गया था, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 है और कैलकुलस सीरीज का लास्ट चैप्टर है। कैलकुलस सीरीज का 5वां चैप्टर है। याद करो, कैलकुलस सीरीज कहाँ से चालू हुई थी? चैप्टर नंबर 5 से, राइट। चैप्टर नंबर 5 से कैलकुलस सीरीज स्टार्ट हुई थी, राइट। चैप्टर 5, देन 6, देन 7 और रिसेंटली वी कवर्ड 8th और अब ये 9th पे पहुंचे। तो याद है ना चैप्टर्स के नाम? तो 5th वाला एक तरीके से डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन था, 6th वाला उसका एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। 7th डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस, इंटीग्रेशन। और फिर 8th वन वाज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, राइट। और ये सब करके हम यहाँ पे पहुंचे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9। ओके। तो कैलकुलस का आखिरी चैप्टर है, इसके बाद कैलकुलस सीरीज खत्म होती है, फिर ज्योमेट्री सीरीज चालू होती है 2 चैप्टर्स की। डन। चलें आगे। ओके। अब सुनिए, अभी तक अपन या तो डिफरेंशिएशन कर रहे थे, है ना, और या फिर इंटीग्रेशन कर रहे थे, राइट। या तो ये कर रहे थे या वो कर रहे थे, दोनों है तो एक दूसरे के उल्टे प्रोसेसेस। अब अपन एक ही जगह मिला के दोनों चीजें करेंगे। मतलब एक ही सवाल है, उसमें कुछ पोर्शन में डेरिवेटिव लग रहा है, कुछ पोर्शन, हालांकि ये काम हमने इंटीग्रेशन में किया है। जैसे अपन इंटीग्रल्स में सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो उसी के अंदर डिफरेंशिएशन भी तो करते हैं, या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात करें तो उसके अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों होता है ना। तो छोटे लेवल पे तो हमने ये काम किया है, लेकिन अभी तो विस्तार लेवल से काम करना है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चीज उत्पन्न होगी दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, सरल सी भाषा में बात करें तो। अब ऑथेंटिक डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डिफरेंशियल एंड इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इक्वेशन। भूल जाओ डिफरेंशियल वर्ड को, भूल जाओ। बोलो व्हाट इज एन इक्वेशन। समीकरण हिंदी में बोलते हैं, क्या होता है? स्टैंडर्ड मैथमेटिकली व्हाट इज एन इक्वेशन? कुछ टर्म्स। हम्म। दो फंक्शंस को इक्वेट करना, कुछ टर्म्स को इक्वेट करना, ठीक है। जनरल बात करें तो इक्वेशन, when an algebraic expression, when an algebraic expression is equated with another algebraic expression, with another algebraic expression, ठीक है। कोई भी algebraic expression कहें, x² + 3x - 2, ये एक algebraic expression है। इसको इक्वेट करो दूसरे algebraic expression से, लाइक कोई भी दूसरा algebraic expression कह दो, x³ - 5x², so this whole thing becomes an equation। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वेट करना ही इक्वेशन बनाता है। इसमें इक्वेशन यहां से स्टार्ट है और यहां पे खत्म है। इसकी दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम शॉर्ट में एलएचएस कहते हैं, एंड राइट हैंड साइड जिसको हम शॉर्ट में आरएचएस कहते हैं। अगर मैंने इसको यहीं तक रीड किया तो इट इज नॉट एन इक्वेशन, क्योंकि किसी से इक्वेट तो किया ही नहीं। इट इज जस्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज जस्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वन मोर थिंग, कई बच्चे इक्वेशन की डेफिनेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जगह पॉलिनोमियल वर्ड याद रखते हैं। अब आप सोच के बताओ, पॉलिनोमियल वर्ड करेक्ट होगा क्या, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कंपलसरी है? या पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, व्हेन एन पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड विद अनदर पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्या, बताओ? और ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है क्या, बताओ? है ना, ये एक पॉलिनोमियल है ना, डिग्री 2 का। ये भी पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का। तो एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से इक्वेट करना भी तो इक्वेशन बनी। तो व्हाई इज इट नेसेसरी टू पुट द वर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन प्लेस ऑफ पॉलिनोमियल? और इज इट फाइन कि सर पॉलिनोमियल भी ठीक है? क्या पॉलिनोमियल?
कोई सा, जैसे बोलो, कोई फंक्शन बोलो। बोलो। पॉलिनोमियल वर्ड करेक्ट है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अच्छा चलो ये बताओ, आप तो सब छोड़ो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल? सब छोड़ दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन साधारण अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अ पॉलिनोमियल? हाँ। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक का एक टाइप है, टाइप नहीं कह सकते, उसका प्रोमोटेड फॉर्म है। मतलब उसके साथ उसमें कुछ फीचर्स इंक्लूड कर दें तब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल बन जाता है। अब वो क्या फीचर्स इंक्लूड करें, मतलब उसको अपग्रेड कर दें, एक लेवल अप कर दें, तो वो पॉलिनोमियल बन जाता है। सो व्हाट इज दैट लेवल अप? ये सब इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पहली एक्सरसाइज में इसका कहीं ना कहीं रोल है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं रोल है। इसको अच्छे से समझ गए ना, पहली एक्सरसाइज तो यूं लगेगी। वेरिएबल्स ऐड कर दें। सो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी वेरिएबल्स, अल्जेब्रिक नाम है उसका, अल्जेब्रिक। अल्जेब्रिक मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स, लेटर्स एंड नंबर्स। अलजेब्रा मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। नाम है उसका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसमें लेटर्स नंबर्स, लेटर्स मतलब वो वेरिएबल्स एक्स वाई ए बी, तो ये होंगे ही होंगे। तो पॉलिनोमियल में भी होंगे, इधर भी होंगे। देन व्हाट इज द डिफरेंस? नो आइडिया। तो देखो, पॉलिनोमियल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, उसकी पावर हैज टू बी ए होल नंबर। उसकी पावर हैज टू बी ए होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 7/x+x² इक्वल टू, या केवल इतना ही छोड़ दिया। सो ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पर ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो बार वेरिएबल यूज हो रहा है। एक बार तो उसकी पावर क्या है, इस वेरिएबल की पावर क्या है, 2। और इसमें जो 7/x में जो x वेरिएबल यूज हो रहा है, इसकी पावर क्या है, -1। तो 2 तो एक होल नंबर है, बट -1 इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल। मैंने कहा 3x³ + √x = 10x। अब 3 बार यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है, राइट? ठीक है, चलो पूरी इक्वेशन की बात कर लेते हैं। 3 बार यूज हो रहा है, चलो अभी इक्वेशन की बात नहीं कर रहे थे, तो लेट्स पुट ए माइनस साइन ईयर, केवल एक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, फिर इक्वेशन पे आएंगे। तो 3 टर्म्स है यहाँ पे, तीनों टर्म्स में वेरिएबल हैं, तीनों वेरिएबल टर्म्स हैं। तो तीनों वेरिएबल टर्म्स की मुझे वो बताओ पावर। तो 3x³ में इस टर्म की पावर क्या मानी जाएगी? पावर हमेशा वेरिएबल की मानी जाती है, ठीक है ना? क्या? 3। √x में x की पावर क्या मानी जाएगी, टेल मी? 1/2, हाफ। और -10x वाली टर्म में x की पावर क्या मानी जाएगी? 1। ठीक है। तो और किसी ने काम नहीं खराब किया, इसने काम खराब किया। तो एक भी गंदी मछली अगर है तालाब में, तो पूरा तालाब गंदा है। सो इट इज जस्ट एन algebraic एक्सप्रेशन, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज अगेन नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? तो ये डिफरेंस समझ में आया पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे केवल पॉलिनोमियल वर्ड लगाता हूं, तो फिर इक्वेशन के एलएचएस आरएचएस में समथिंग बाई एक्स, यस, √x ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसी टर्म्स नहीं मिलेंगी, जबकि मिलती है हमको तो। हमको तो मिलती है ना। तो पॉलिनोमियल यहाँ पे होना कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चलेगा। दैट मीन्स इसके एलएचएस और आरएचएस में ये ऐसी टर्म्स भी दिखाई दें तो भी मुझे इश्यू नहीं है, अभी भी वो एक इक्वेशन है। ठीक है। कारण, क्योंकि अगर ऐसी टर्म दिखाई देती है तो कोई नहीं ना, मैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एक्स करके नीचे वाले एक्स को भगा दूंगा, या फिर इधर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके √x को भगा दूंगा। तो इक्वेशन में मेरे पास हथियार है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय दिस, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय दिस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, नाना प्रकार के पैतरे हैं मेरे पास। बट एक पॉलिनोमियल में मैं ये थोड़ा कर सकता हूँ, सपोज करो पॉलिनोमियल, जैसे ये वाला पॉलिनोमियल गिवन है, ये वाला पॉलिनोमियल गिवन है, लेट्स से मुझे, तो मेरे को ये एक्स जो है डिनोमिनेटर में बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो थोड़ा ना मेरी मर्जी से कर दूंगा कि मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एक्स। ये कोई इक्वेशन थोड़ी ना है कि आपने मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एक्स कर दिया। ये तो वही बात हो गई कि 3 पसंद नहीं आया तो स्क्वायर करके 9 बना दिया। क्यों बना दिया भाई? 3 तो 3 रहेगा ना, ये इट इज अ वैल्यू, तो वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये इक्वेशन होती, तब आप उस इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एक्स कर सकते थे। जो नीचे फॉर्म बनी वो ऊपर वाली फॉर्म के बिल्कुल समतुल्य है।
लेकिन अगर मैंने इसको मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय एक्स कर लिया तो जो अगली फॉर्म बनी इसके समतुल्य ये इसके बराबर नहीं है। तो इक्वेशन में हमारे पास पैतरे हैं, इसलिए पॉलिनॉमियल की जरूरत नहीं है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी चलेगा। पॉलिनॉमियल में हमारे पास पैतरे नहीं है तो मुझे तो फिर वो पावर होल नंबर वाला ही टर्म चाहिए। अभी पावर होल नंबर पकड़ के रखना, क्योंकि यही आगे फर्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगी। समझ आया? इक्वेशन का मतलब समझाया जस्ट मैंने अभी तक, कोई इश्यू नहीं है। अब इक्वेशन के आगे क्या लगा हुआ है वो पढ़ो, डिफरेंशियल। क्योंकि देखो अक्सर बच्चों के डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना, ये पार्ट तो हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग, बेसिक चीजें ही याद नहीं रहती या फिर कभी सीखी नहीं रहती, और वहीं पे मार्क्स करते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन के बाद अगली चीज क्या देख पा रहे हो आप? डिफरेंशियल। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स दिखाई दें उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है y+3x² = 10x। तो ये तो जस्ट एक इक्वेशन है, ये तो जस्ट एक इक्वेशन है। अब अगर मैंने क्या करा, y की जगह डाल दिया dy/dx, फाइन। तो अब ये जो इक्वेशन बने, अभी भी एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन बन चुकी है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अगर एक भी डेरिवेटिव टर्म दिखाई देती है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव टर्म। dy/dx एक डेरिवेटिव टर्म है, या फिर शॉर्ट में क्या लिखते थे अपन इसको, y', या फिर क्या लिखते थे, y1। तो इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस दिखाई दें कोई भी एक टर्म में, तो वो एक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। इक्वेशन समझ में आया ना? वही समथिंग विल बी इक्वेटेड विद समथिंग। ठीक है, तो उसमें कोई भी शुरू से लेके एंड तक एक से ज्यादा भी दिखाई दे तो भी नो इश्यूज। ये लो साहब, इसको भी आप लिख दो 10 dy/dx, या 10 d2y/dx2 भी लिख दो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगा दो। तो कोई भी एक डेरिवेटिव नजर आना चाहिए, एटलीस्ट वन, तो वो इक्वेशन क्या बन जाती है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, राइट। एक डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म ये मानी गई है, जैसे हर एक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना। जैसे मैंने कहा कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, तो क्या बताओगे, ax+b = 0। मैंने कहा नहीं नहीं, टू वेरिएबल में बताओ, तो क्या बताओगे, ax+by+c = 0। मैंने कहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, क्या बताओगे, ax² + bx + c = 0। तो हर एक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना। ठीक है, तो आप चेक करो जितनी भी इक्वेशन हम बनाते हैं सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम आरएचएस में तो 0 रखते हैं, राइट। तो सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन की भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है उसके आरएचएस में हम क्या रख देते हैं, 0। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये मानी गई है, dy/dx + y = 0। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि y क्यों आया, x क्यों नहीं आया, तो ये भी धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए याद रखो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मानी गई है, जनरली dy/dx + y = एक डेरिवेटिव टर्म चाहिए और एक y चाहिए, और y यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ x है। अगर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x है तो y भी यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मानी गई है, जिसमें आरएचएस में हम 0 रखेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन तक क्लियर हो गई बात, कहानी, कोई डाउट नहीं है? ओके। तो अब जो हमने अभी तक सीखा उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज कर देते हैं, पढ़ते हैं फटाफट। अब आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है फर्स्ट पार्ट में, ये आपको नोट्स बनाना है। एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर डेरिवेटिव, सरल सी बात है, एक या एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स नजर आए एज टर्म्स, टर्म्स के रूप में। इक्वेशन में टर्म्स होती है ना, समथिंग प्लस समथिंग माइनस समथिंग, एक टर्म दूसरी टर्म से प्लस माइनस साइन से अलग हो जाती है। तो उन टर्म्स के रूप में एक या एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स नजर आए, और पार्ट ऑफ टर्म्स की फॉर्म में भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि अभी नीचे एग्जांपल लेता हूँ, है ना। तो फिर उसको डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरी चैप्टर में हम इसको शॉर्ट में डीई से भी पुकारेंगे, डीई यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। डन। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे पहली इक्वेशन देख पा रहे हो, तो उसमें एक टर्म एक डेरिवेटिव है, और जो दूसरी इक्वेशन आप देख पा रहे हो उसमें देखो ये पूरी टर्म तो डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन इस पूरी टर्म का एक पार्ट डेरिवेटिव है। इसमें एक पूरी टर्म का एक पार्ट डेरिवेटिव, तो समझ आया कि या तो डेरिवेटिव नजर आए या पार्ट ऑफ, या तो डेरिवेटिव पूरी टर्म्स के फॉर्म में नजर आए या पार्ट ऑफ टर्म्स के फॉर्म में नजर आए, तो फिर उसको क्या कह देते हैं अपन, डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गई ये दोनों एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एंड सेकेंड? बोलो, एनी डाउट्स? नो? चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब वैसे तो इस चैप्टर में इतना ज्यादा रोल नहीं है जो अब नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। दो तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। एक होती है ऑर्डिनरी, एक होती है पर्टिकुलर। तो आपको बस एज डेफिनेशन इसका पता, मतलब पता होना चाहिए। इसके कोई क्वेश्चंस नहीं है चैप्टर के अंदर, ठीक है, पढ़ लें फटाफट। सरल सी बात है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक ही मिनट में समझ में आ जाएगी।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट्स, दो टाइप्स कह सकते हैं, पार्ट्स नहीं, दो तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। ठीक है, एक तो है ऑर्डिनरी और एक है पार्शियल। और एक चीज याद रखना, हमारे कोर्स में है ही केवल ये तो है ही नहीं हमारे कोर्स में, फिर भी मीनिंग समझ लेते हैं। एक ऐसी डीई, डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर जितने भी डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड होने चाहिए। जैसे कि इसमें ये जो डेरिवेटिव है एक्स के टर्म्स, एक्स रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है। इसमें जो दूसरी डेरिवेटिव यूज हुई है एस टर्म, वो भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है। बट ऑन द अदर साइड इधर आओ, ये तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है, ये टी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है, और ये अगेन यू की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है। तो ए डीई इन विच द डेरिवेटिव्स आर डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू मोर देन वन वेरिएबल, तो एक से ज्यादा वेरिएबल के अगर फॉर्म रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएटेड है, देन दिस विल बी कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे कोर्स में नहीं है वो वन वेरिएबल। ठीक है, और इधर जो है एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड होगा, और वो वेरिएबल भी जनरली हम क्या लेंगे, जनरली मतलब 99% केसेस में क्या लेंगे, एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स नजर आएगा। हाँ, एक और चीज, अगर यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लो ये टर्म तो हटा दो, एक बार दो टर्म्स लेते हैं। तो मान लो कि इस इक्वेशन में अगर टी का वाई या एक्स के साथ कोई संबंध गिवन है, समझ आया क्या कहा मैंने, टी इक्वल टू समथिंग ऑफ वाई एज ए फंक्शन ऑफ वाई, या वाई एज ए फंक्शन ऑफ टी, ऐसे कुछ संबंध गिवन है जिससे टी को वाई या एक्स में कन्वर्ट किया जा सकता हो, तब ये भी ऑर्डिनरी मानी जाएगी, क्योंकि टी तो सब्स्टिट्यूट हो गया ना। अगर कोई संबंध गिवन है, तो नहीं गिवन है तो फिर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मानी जाएगी। समझ आया, भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो ओके। तो ये तो हमारे कोर्स में नहीं है। पूरे चैप्टर में हमको एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरीड आउट मिलेगा, और वो वेरिएबल भी हमने जैसा कहा जनरली एक्स से मिलेगा। चलें आगे, दोनों के मीनिंग समझ में आ गया। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ओके, अब यहां से ये तो हो गया चैप्टर इंट्रोडक्शन ओवर। अब यहां से फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन चल रहा है। फर्स्ट एक्सरसाइज में डिफरेंशियल इक्वेशन की दो बातों पे ध्यान दिया गया है, जिसमें से पहली बात है ऑर्डर और दूसरी बात है डिग्री। तो पहले तो मीनिंग समझे, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डिग्री। तो देखो, जब हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर किया था, पहला ही चैप्टर किया था, तो उसमें हमने ऑर्डर सीखा था, याद करो। अगर अपन फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो जो डेरिवेटिव मिलता है उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, और अगर अपन दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो जो डेरिवेटिव मिलता है उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। तो उस इक्वेशन के अंदर, उस पूरी इक्वेशन के अंदर कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव रखा गया है, उसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, वही उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर माना जाएगा, सबसे हाईएस्ट। पढ़ें एक बार क्या डेफिनेशन है, द हाईएस्ट ऑर्डर among all the derivatives used in a differential equation is called the order of that differential equation. For example, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि पहली डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका ऑर्डर बताओ, इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करके ये डेरिवेटिव बनाया गया है, डेरिवेटिव टर्म दो बार, तो इसका ऑर्डर टू है। इसका ऑर्डर बताओ वन, और इसका ऑर्डर बताओ जीरो, क्योंकि इसको एक बार भी डिफरेंशिएट ही नहीं किया हमने, इसको एक बार किया, इसको दो बार किया। अब सब पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, टू, तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या माना जाएगा, टू। वेरी इजी, वेरी इजी। हाईएस्ट ऑर्डर अमंग ऑल डेरिवेटिव्स, जितने भी डेरिवेटिव्स उनमें सबसे बड़ा ऑर्डर जो है। ठीक है, सेकंड में आ जाओ। देखो यहाँ पे कितने तरीके के डेरिवेटिव्स नजर आ रहे हैं आपको, दो तरीके के, एक ये और एक ये। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, टू। बड़ा कौन सा है, टू, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या माना जाएगा, टू। कोई डाउट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है। मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो मुझे ऑर्डर ही नहीं मिला, आप गलत कह रहे हो। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर डिफाइन होगा ही होगा। ठीक है, और वो मिनिमम ऑर्डर वन होगा, ऑब्वियस बात है। अच्छा, वो ऑर्डर भी एक नेचुरल नंबर होगा, ये भी फेक है। ऐसे तो थोड़ा ना कहोगे सर ऑर्डर 1.5 है एक को एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर आधी बार और डिफरेंशिएट कर दिया। आधी बार कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो एक बार करोगे, दो बार करोगे। सो ऑर्डर हैज टू बी ए नेचुरल नंबर, ये चीज अंडरस्टूड है। इट कैन नॉट बी लेस देन वन, मिनिमम वन होगी, और फिर इंटीग्रल फॉर्म में चलेगी 1 2 3 4 5, राइट। सो चाहे जो हो जाए, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जरूर डिफाइन, यहाँ पे डिफाइंड वर्ड को बहुत ही खास याद रखना आप, अंडरलाइन करके।
ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब जो नीचे चीज कहने वाले हैं उसमें वो डिफाइन नहीं भी होता है, तो ऑर्डर तो डिफाइन होता है। अब डिग्री पे आ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज डिग्री। यहाँ पे ऑर्डर खत्म होता है। अब यहां से होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट, डिग्री क्या चीज है सर? इक्वेशन की तो एक ही चीज होती थी, डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की दो दो चीजें क्यों हैं? उसकी तो एक साधारण इक्वेशन की तो केवल डिग्री होती है, राइट? तो डिफरेंशियल इक्वेशन की दो चीजें होती हैं, एक होती है ऑर्डर और एक डिग्री। अब सुनना, आपसे डिग्री पूछा जाए ना, तो आप पहले ऑर्डर निकालो। ऑर्डर निकल गया? ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली जो टर्म दिख रही है आपको, उसकी पावर जो होगी वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। समझ आया? फिर से समझाऊं? मैंने कहा इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालो। आप भूल जाओ डिग्री, आप पहले क्या निकालो? ऑर्डर। ऑर्डर निकल गया ना? तो ऑर्डर क्या क्या होता है? ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर। तो वो जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली जो टर्म थी ना, उसकी जो पावर होगी ना, उस पावर को कहते हैं डिग्री। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक बार। द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव used in a differential equation is called the degree of that differential equation। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, ये इसका ऑर्डर क्या है? वन। इसका ऑर्डर क्या है? टू। और इसका ऑर्डर क्या है? तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? टू। तो आप इसी को पकड़ के चलो, इसको भूल जाओ। इसकी पावर क्या है? तो इसकी डिग्री क्या है? समझ गए? हाईएस्ट ऑर्डर की पावर डिग्री होती है। हालांकि यहाँ पे इस टर्म की पावर टू है, इस टर्म की पावर वन है, उस टर्म की पावर फाइव है, तो हाईएस्ट पावर तो फाइव है, बट इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइव नहीं है। चलो इसको क्यों देखते हो सर? डेरिवेटिव्स को देखो, तो डेरिवेटिव्स में भी हाईएस्ट टू है, लेकिन फिर भी इसकी डिग्री क्या है? वन। क्योंकि वो टू किसी काम की नहीं है, वो तो उससे छोटे ऑर्डर पे लगी हुई है। ये बड़े ऑर्डर पे क्या लगी हुई है, इसको पकड़ो। अब क्लियर है क्या? ठीक है। तो क्या कहा मैंने? डिग्री निकालने के लिए पहले तो ऑर्डर देखो। ऑर्डर देखने के लिए हाईएस्ट ऑर्डर पे जाओगे जाओगे आप, तो फिर उसकी जो पावर होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है जो सही गलत का फैसला करेगा फर्स्ट एक्सरसाइज का। द डिग्री, और ये नोट समझ गए तो सीधा एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड। उसका तो क्या लिखाया था हमने? ऑलवेज डिफाइंड। लेकिन इसकी इधर हमने क्या फीचर ऐड किया? नॉट ऑलवेज डिफाइंड। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, वो समझते हैं। इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड। देखो ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होगा, अगर डेरिवेटिव हुआ है तो कम से कम एक बार उसको डिफरेंशिएट किया होगा, तो जितनी बार भी करते हैं उसको ऑर्डर कहते हैं। लेकिन डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है? अब वो कब होती है कब नहीं होती है, ध्यान से सुनो। बड़े ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो मैंने आपको जो बताया था होल नंबर होना चाहिए शुरू में, इक्वेशन की डेफिनेशन के में जो हमने पकड़ी थी ना बात को, होल नंबर होना चाहिए, वही बात यहाँ भी पकड़ लो। जितने भी अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वी विल लुक आफ्टर द डेरिवेटिव्स। हम किसका ख्याल रखना है? डेरिवेटिव्स का। जितने भी डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं उनकी पावर पकड़ो पहले तो। उनकी क्या पकड़ो? पावर। सबकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। जैसे एक साधारण इक्वेशन में आप वेरिएबल टर्म्स की पावर पकड़ते हो और वो एक होल नंबर होनी चाहिए, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशंस में आप डेरिवेटिव्स की पावर पकड़ोगे और वो क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। जैसे इस डेरिवेटिव की पावर क्या थी? टू। और इस डेरिवेटिव की पावर क्या थी? वन। उसकी तो देखनी नहीं है। टू और वन दोनों होल नंबर है ना, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड है। तो डिग्री क्या है वो तो बात की बात है, डिग्री डिफाइंड है या नहीं है वो पहली बात है। तो पहले तो चेक करो डिफाइंड है या नहीं, अगर डिफाइंड है तो फिर वन आंसर डालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस प्लस वन डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स की पावर क्या है? बोलो। या इसको डी टू वाई बाई डी एक्स टू लिख दो। ठीक है, तो इसमें इसकी पावर क्या है? वन। और इसमें इसकी पावर क्या है? माइनस वन। तो कहने के लिए तो सर ये पावर वन देखो, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर वन है, ये वन आंसर लिखने का मन कर रहा है, बट एक गंदी मछली पड़ी है आगे। वो इस इक्वेशन की डिग्री को डिफाइन ही नहीं होने दे रही। तो आप वन नहीं डालोगे आंसर, आप क्या डालोगे? नॉट डिफाइंड। क्या डालोगे आप? नॉट डिफाइंड। अब समझ आया? ओके। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज और है। एक साधारण इक्वेशन की डिग्री डिफाइन करने के लिए हम केवल इतना या उसको एक साधारण इक्वेशन में उसको डिफाइन करने के लिए हम केवल और केवल वेरिएबल की पावर को चेक करते थे कि वो होल नंबर है या नहीं है। यहाँ पे पावर के साथ साथ ये भी चेक करना पड़ेगा, पावर तो चेक करनी ही पड़ेगी, ये भी चेक करना पड़ेगा कि डेरिवेटिव के ऊपर
कोई फंक्शन तो नहीं लग रहा। क्या कहा मैंने? डेरिवेटिव वाली टर्म के ऊपर कोई फंक्शन तो नहीं लग रहा। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं d2y/dx के ऊपर साइन लगा दूं, अगेन डिग्री नॉट डिफाइंड। डेरिवेटिव मस्ट बी इंडिपेंडेंट, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन लगा हुआ नहीं होना चाहिए। साइन, कॉस, लॉग, एक्सपोनेंशियल, जितने भी फंक्शंस होते हैं, कोई फंक्शन लगा हुआ नहीं होना चाहिए। साइन इनवर्स अगर लगा हुआ है तो अगेन डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों? इसलिए क्योंकि सपोज करो मैंने लिखा dy/dx का होल स्क्वायर, तो इसमें इसकी पावर क्या है? लेकिन अगर मैंने उस पूरे पे लगा दिया साइन, तो अब इसकी पावर तो वन ही है, देखा जाए तो इस टर्म की पावर तो क्या है? वन ही है। तो टर्म की पावर तो वन है, लेकिन डेरिवेटिव की पावर टू है। तो डेरिवेटिव की पावर चेक ही क्यों करूं? जब डेरिवेटिव के ऊपर एक और फंक्शन लगा हुआ है तो फिर एज ए टर्म की पावर तो ऐसे चेक होगी। तो यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर चेक ही नहीं की जा रही है, या चेक ही नहीं कर सकते, इसलिए अगेन डिग्री नॉट डिफाइंड। पावर ही चेक नहीं होगी तो डिग्री तो वैसे पावर से चलती है ना। अगेन क्या कर दूंगा मैं कि डिग्री नॉट डिफाइंड। दोनों चीज समझ में आ गई क्या? डेरिवेटिव की पावर हैज टू बी होल नंबर एंड डेरिवेटिव मस्ट बी इंडिपेंडेंट, उसके ऊपर कोई फंक्शन लगा हुआ नहीं होना चाहिए। दोनों ही केसेस में डिग्री क्या हो जाती है? नॉट डिफाइंड। याद रहे मैंने ऐसा नहीं कहा कि साइन कॉस का आना ही पाप है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। इसके ऊपर खूब लगाओ ना, साइन कौन मना कर रहा है? ठीक है, साइन एक्स लिखो, साइन वाई लिखो, जो मर्जी या लिखो। ओके, एक और चीज, डिग्री नॉट डिफाइंड का मतलब ये नहीं होता कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है। अब उल्टा मत पकड़ लेना। डिग्री नॉट डिफाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो तब भी है, सॉल्यूशन उसके तब भी होंगे। आगे की जो भी कहानी है फोर्थ फिफ्थ सिक्स एक्सरसाइज में, वो उसके साथ भी होगी। उसको भी डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है, साइन ऑफ dy/dx लिखा हुआ है ना, और समथिंग समथिंग के कॉम्बिनेशन, इसको भी डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया जा सकता है, सब होगा इसके साथ, बट इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, बात केवल इतनी सी। ठीक है, उसने और कोई बड़ा पाप नहीं किया है, बस उसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, वो आज भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। डन। चलो तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये नोट पढ़ो पहले, ये नोट इंपॉर्टेंट है अगर समझ में आए तो। वैसे तो सरल भाषा में हमने समझा दिया आपको। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड ओनली इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। इस बात को पकड़ो, डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स का पॉलिनोमियल होना चाहिए। डेरिवेटिव्स का पॉलिनोमियल, जैसे सपोज करो मैंने एक एक इक्वेशन लिखी, देखना, x³ + x² - 10x = 0। तो इसमें मुझे बताओ, ये वाला पार्ट एक पॉलिनोमियल है? बोलो, पॉलिनोमियल है? कौन से वेरिएबल में? ये वाला पार्ट x, तो मैं क्या लिखूंगा? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऐसे ही लिखोगे। अगर मैंने 10x की जगह 10/x कर दिया, तो ये बात लिखोगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x? बोलो, कहोगे कि ये बात? कहोगे? कहोगे ही नहीं, पॉलिनोमियल ही नहीं है। सिमिलरली इस x की जगह, यहाँ पे वेरिएबल x की जगह डेरिवेटिव वर्ड यूज करो। पहले आप किसका ध्यान रख रहे थे? x का, उसका बहुत ख्याल रख रहे थे आप। अब आप किसका ख्याल रखेंगे उसके x की जगह? डेरिवेटिव का। ये डेरिवेटिव जो है ये पॉलिनोमियल बनना चाहिए, दैट मीन्स इसकी पावर होल नंबर हमेशा, जैसे x की पावर होल नंबर को चेक किया जा रहा था, अब डेरिवेटिव की पावर को की होल नंबर है या नहीं उसको चेक किया जाएगा। समझ आया? क्लियर है? तो पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव्स का मीनिंग समझ में आ गया। पॉलिनोमियल होना चाहिए लेकिन वेरिएबल्स में नहीं, डेरिवेटिव्स। उस वेरिएबल्स का काम, अब वेरिएबल्स को कौन सब्स्टिट्यूट करके बैठा है, उसकी जगह कौन लेके बैठा है? डेरिवेटिव लेके बैठा है। जैसे कि पहला एग्जांपल है, देखो उसमें डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों हो रही है। इसमें डिग्री डिफाइंड इसलिए नहीं हो रही क्योंकि dy/dx की यहाँ पे पावर क्या है? -1। ठीक है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। और इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों हो रही है? क्योंकि दोनों टर्म्स में डेरिवेटिव के ऊपर एक फंक्शन लगा हुआ है। इसमें साइन फंक्शन लगा हुआ है, एक मिनट कॉल करके पूछ रहा हूँ। इसमें साइन फंक्शन लगा हुआ है और इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? जैसे सपोज करो मैंने कहा d2y/dx2, इस पे साइन फंक्शन लगाओ तो कैसे लगाओगे? साइन ऑफ दिस। मैंने कहा इस पे लॉग फंक्शन लगाओ तो कैसे लगाओगे? लॉग ऑफ दिस। मैंने कहा इस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाओ, तो x पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाते हैं तो e टू द पावर x बनता है।
तो d2y/dx2 पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाओ तो ऐसे बनेगा, तो कोई भी फंक्शन नहीं लगना चाहिए, लग गया तो ये दोनों गंदी मछलियां ये इसकी डिग्री को डिफाइन होने नहीं दे रही। अभी क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी भी प्रकार का। सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट एक्सरसाइज, solution of a differential is the part and parcel of second exercise. Let us move to the first exercise. Exercise number 9.1. एक मिनट होल्ड करो। डिटरमाइन ऑर्डर, और देखो डिग्री के आगे क्या इन्होंने ऐड किया है, इफ डिफाइंड। ऑर्डर के आगे ऐड किया है इफ डिफाइंड, क्योंकि ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होगा ही होगा, डिग्री का पता नहीं है डिफाइन होगी नहीं होगी, तो इफ डिफाइंड इज एडेड इन फ्रंट ऑफ डिग्री ओनली। और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक्सरसाइज 1 to 10। तो ऑर्डर एंड डिग्री बताना शुरू करें। पहला क्वेश्चन, d4y/dx4 प्लस साइन ऑफ वाई, वाई की पावर, पावर नहीं है ये, वाई की डिग्री 3 है, ठीक है ना, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम ऑर्डर पता करते हैं, ठीक है। तो पहली जो टर्म है डेरिवेटिव टर्म है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 4। जो दूसरी टर्म है उसमें एक पार्ट है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव पार्ट ऑफ टर्म भी हो सकता है, ठीक है था ना। तो उस पार्ट ऑफ टर्म का जो डेरिवेटिव की फॉर्म में उसका, उसकी वो क्या है, ऑर्डर 3। तो दोनों में हाईएस्ट क्या है, 4, तो इसकी डिग्री क्या, इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, समझ आया। लेकिन अब बात करते हैं, इसकी ऑर्डर तो हो गई 4, इसकी ऑर्डर तो हो गई 4। बात करते हैं डिग्री। तो डिग्री चेक करने के लिए अपन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है इसमें, ये, इसकी पावर कायदे से 1 है। तो डिग्री वैसे तो 1, अगर होगी तो 1 होगी, लेकिन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आगे देखो डेरिवेटिव के ऊपर एक फंक्शन लग गया, और डेरिवेटिव के ऊपर फंक्शन लग गया तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। सो मैं क्या कह दूंगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। समझ आया? ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखना, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है तो ऐसा मत कहना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, दिस, ठीक है, हियर द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is what, d4y, d4y by dx4। so the degree, sorry, order, पहले order, the order of the given dE is 4, the given dE is 4, ठीक है, ओके। but the given dE is not, the given dE is not a polynomial in derivatives, is not a polynomial in derivatives। वो भी किसकी किसकी वजह से, किसकी वजह से ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव्स नहीं है, बिकॉज ऑफ द टर्म, बिकॉज ऑफ द टर्म, कौन सी टर्म की वजह से है ये, साइन ऑफ वाई ट्रिपल डैश की वजह से, इसकी वजह से पॉलिनोमियल डेरिवेटिव्स नहीं है। सो द डिग्री ऑफ द गिवन डी इज नॉट डिफाइंड। इस तरीके से प्रेजेंट करना है अगर एक नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो। समझ आया कि नहीं आया, इज नॉट डिफाइंड। वैसे एक नंबर से ज्यादा औकात नहीं है इसकी, आ जाता है तो भी ऐसे प्रेजेंट करके आना है, ऐसे नहीं 4 3 2 ऐसे लिख के आ गए एमसीक्यूज टाइप। ठीक है, क्लियर, एक्सप्लेनेशन देके आना है कि डिग्री तो क्या है और ऑर्डर क्या है और क्यों है। चलो अब पकड़ लें स्पीड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वाई डैश प्लस 5y, तो एक ही डेरिवेटिव टर्म है इसमें, उसकी ऑर्डर क्या है, 1। तो ऑर्डर तो हो जाएगा 1, और उसी की पावर क्या है, 1, तो डिग्री भी हो जाएगा 1। ठीक है, आंसर के निकाल के रखो, ठीक है, ऑर्डर हो जाएगा 1, डिग्री हो जाएगा 1। थर्ड आंसर किसे मैच करते, चलो क्विकली खत्म करते हैं इसको। हाँ जी, इधर आओ, कितनी डेरिवेटिव टर्म है इसमें, 2। इसका इसका ऑर्डर क्या है, 2, और इसका ऑर्डर क्या है, 1। तो टोटल ऑर्डर क्या माना जाएगा, 2 माना जाएगा। ठीक है, अब इसकी पावर तो 4 है लेकिन उसकी पावर 1 है, तो पावर बड़ी 4 है या 1, मतलब डिग्री 4 मानी जाएगी या 1 मानी जाएगी,
आपको हाईएस्ट ऑर्डर की चेक करनी है, उसकी चेक ही नहीं करनी है, सिस्टम को देखो ही मत, आप उसकी इसकी पावर देखो, उसकी पावर 1 है तो डिग्री 1। ओके, मैच करते हैं आगे। इधर हाईएस्ट ऑर्डर बताओ, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, इधर इसका 1 है, तो ऑर्डर तो हो जाएगा 2। और डिग्री बताओ, डिग्री नॉट डिफाइंड। आपकी इच्छा बड़ी कर रही है कि ये 2 लिख दूं, लेकिन आगे भी देखो इसके ऊपर कॉस क्यों लग गया। तो भले ऐसा मत कहना कि सर उसकी गलती थोड़ी ना है, गलती किसी की भी हो, एज ए टीम वो हार चुके हैं। ठीक है ना, एक भी प्लेयर ने गलती करी तो टीम की तरह तो वो हार चुके हैं। और डिग्री हम पूरी टीम की बात कर रहे हैं, एक टर्म की बात थोड़ा ना कर रहे हैं, तो डिग्री या डिफरेंशियल इक्वेशन की यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो जो पंगा करेगा वो डिग्री करेगा भाई, ऑर्डर तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे आओ, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, d2y/dx2, इसका इसकी डिग्री 2, इसका ऑर्डर 2 है, तो टोटल ऑर्डर या पूरी डीई का ऑर्डर भी 2 माना जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो कॉस और साइन लिखा हुआ है, तो मैंने कहा था कॉस और साइन आने का आना पाप नहीं है, वो आ तो एक वेरिएबल टर्म पे ही रहा है ना, किसी डेरिवेटिव पे नहीं आना चाहिए। तो इसकी डिग्री डिफाइंड है, तो है तो फिर का जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की पावर जो होगी उसकी डिग्री होगी, डिग्री में। डन, नेक्स्ट। फिफ्थ के बाद आओ सिक्स। अब यहाँ पे देखो नोटेशन डिफरेंट चेंज कर देगा, तो नोटेशन चेंज कर देगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ट्रिपल डैश यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डैश यानी सेकंड ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है यहाँ पे, 3, तो मैं क्या कर दूंगा इसका ऑर्डर 3, और इसी की पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या है 2। देखो वैसे यहाँ पे इसकी पावर 4 भी है, डेरिवेटिव की पावर 4 भी है, लेकिन वो डिग्री 4 नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो छोटा ऑर्डर है। और पूरी इक्वेशन की तो हाईएस्ट पावर 5 तक भी है, लेकिन फिर भी डिग्री 5 नहीं मानी जाएगी, डिग्री 2 ही मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 3, तो डिग्री तो मानी जाए, ऑर्डर तो माना जाएगा 3, और फिर डिग्री इसी की पावर, तो इसकी पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या है 1। देखो मैच हो रहे हैं सारे आंसर्स। नेक्स्ट, एट्थ वन, बोलो हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर 1, ठीक है, और उसी की पावर 1, तो डिग्री भी 1। याद रहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स पे लग रहा है, डेरिवेटिव पे नहीं लग रहा, अगर यहाँ पे एक्स की जगह dy/dx होता तो फिर डिग्री क्या हो जाती, नॉट डिफाइंड हो जाती। ठीक है, डेरिवेटिव पे फंक्शन लगना चाहिए, एक्स वाई पे लग सकता है। ओके, ठीक है, कौन सा किया अभी, एट। नाइन्थ पे आ जाओ, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर 2, और उसकी पावर 1, ठीक है, उसकी पावर 1, आगे वाली पावर 2 तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे, तो डिग्री 2 नहीं मानी जाएगी, डिग्री क्या मानी जाएगी 1 मानी जाएगी। नेक्स्ट, हाईएस्ट ऑर्डर 2, तो ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होता ही है, डिग्री डिफाइन है क्या जल्दी बताओ, साइन लगा हुआ है लेकिन डेरिवेटिव पे नहीं लगा हुआ, तो फिर इसी की पावर देखो डिग्री 1। ठीक है, इधर आओ, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल, केवल डिग्री बतानी है, तो डिग्री बताने के लिए पहले ऑर्डर ही बताना पड़ता है। तो ऑर्डर देखो क्या है, ऑर्डर तो इसमें 2 है, अगर इसकी डिग्री होती तो 3 होती, और वो पहले ऑप्शन पे ही रखी हुई है, बट इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है क्योंकि ये गंदी मछली है जो उस पूरे तालाब को उतना कर रही है। ठीक है, ओके, इधर आ जाओ, ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होता ही है ना, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, तो समझ आया, वेरी इजी, फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर, इंट्रोडक्टरी पार्ट ओवर। नाउ कम टू द सेकंड एक्सरसाइज, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट थिंग इज, करें इसकी बात, शुरू करें, आ जाओ। तो जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन से पहले तो आप ये समझो सॉल्यूशन क्या होता है। अब यहां से थोड़ी सी सीरियसनेस क्रिएट करना, जनरल एंड पर्टिकुलर तो देखी जाएगी बात की बात, सॉल्यूशन क्या होता है उस पर ज्यादा फोकस करना, जनरल पर्टिकुलर बहुत ही सरल सी बात है, यूं ही 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। सॉल्यूशन क्या होता है उस चीज पे नजर डालेंगे हम। ठीक है, तो एक साधारण इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता था पहले, हर चीज को पिछले हिस्ट्री से पकड़ के चलो, तो पहले क्या सीखा है हमने, पहले एक साधारण इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, लेट्स से मैंने लिखा इक्वेशन x + y = 10, तो मैंने कहा इसके सॉल्यूशंस बताओ, 9th 10th में ऐसी इक्वेशन सीखी है हमने, मैंने कहा इसके सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन मतलब वही x, y के पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बताओ। तो क्या लिख सकते हो आप, 2, 8 भी लिख सकते हो, 2 + 8 10 होता है, आप 5, 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं इसके, किसी के इनफाइनाइट मिलते हैं, किसी के यूनिक मिलते हैं, किसी के मिलते ही नहीं है। तो ये होते थे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता था, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यही होता था। ठीक है, तो अब मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन लेट्स से मैंने लिखा dy/dx प्लस sec² x = 10, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है।
ओके, और मैंने कहा इसके सॉल्यूशन बताओ। उस इक्वेशन के सॉल्यूशन तो आपने देख लिए, इस इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन है, क्या समाधान है। मतलब ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है, ये इसके समाधान है। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, समाधान। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इसके समाधान क्या होंगे। तो एक इक्वेशन और लिख रहा हूं मैं, साधारण इक्वेशन, उस पर फोकस करना आप। y+10x इक्वल टू 10x। ये ये वाला 10x ट्रिग्नोमेट्री वाला 10x है, वो 10x अलजेब्रिक वाला 10x। साउंड दोनों 10x ही कर रहे हैं। ओके, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस में कुछ कनेक्शन नजर आ रहा है क्या, किसी प्रकार का? क्या? इसके हर एक टर्म का डेरिवेटिव वहां मौजूद है। दैट मीन्स इसको अगर डिफरेंशिएट करूं तो ये टर्म मिलती है, 10x को डिफरेंशिएट करूं तो sec² x मिलता है, और 10x को डिफरेंशिएट करूं तो 10 मिलता है। सिमिलरली इनमें सारी टर्म्स को अगर वापस इंटीग्रेट कर दूं तो नीचे वाली चीजें मिलती है। ठीक है, क्लियर। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से या डेरिवेटिव निकालने से वो वाली इक्वेशन पैदा हो जाती है, और इस इक्वेशन को एंटी डेरिवेटिव करने से या इंटीग्रेट करने से ये नीचे वाली इक्वेशन पैदा पैदा हो जाती है। अब सुनना ध्यान से, जब जब ऐसा हो जैसा अभी हो रहा है, जब जब ऐसा हो जैसा अभी हो रहा है, तब तब नीचे वाली इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन मानी जाएगी। यानी सॉल्यूशन कुछ नहीं है, एक ऐसी इक्वेशन है जिसे डिफरेंशिएट करके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव की जा सकती हो, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके एक जो साधारण इक्वेशन बनती है जिसमें कोई डेरिवेटिव टर्म ना दिखाई दे। अच्छा, ऐसा समझ लो, सॉल्यूशन इक्वेशन, ये सॉल्यूशन इक्वेशन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन इक्वेशन में कोई भी डेरिवेटिव टर्म नहीं होती। ठीक है, तो ये इक्वेशन उस इक्वेशन की सॉल्यूशन मानी जाती है। साधारण इक्वेशन में तो एक्स और वाई के ऑर्डर्ड पेयर सॉल्यूशन होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इक्वेशन ही सॉल्यूशन होती है, इसका समाधान एक इक्वेशन ही है। हाँ, फिर इसका समाधान फिर ऐसे पेयर्स हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का समाधान एक साधारण इक्वेशन है, साधारण इक्वेशन का सॉल्यूशन फिर इस तरीके के पेयर्स हैं, एक्स कॉमा वाई। समझ गए? क्लियर है क्या सारी बात? सॉल्यूशन का मीनिंग समझ में आ गया अच्छे से? तो फिर मैं जनरल और पर्टिकुलर वर्ड को ऐड ऑन करूं। सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया, ऐसी इक्वेशन जिसको डिफरेंशिएट करके मेरे को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जा सके, पैदा की जा सकते, डिराइव की जा सकते, जिस भी भाषा में आप समझते हो, उत्पन्न की जा सकती। ऑर्डर टू हो तो दो बार इंटीग्रेट करो, कुल मिला के जो फाइनल इक्वेशन बने या सॉल्यूशन बने, ये बने, y इज अ फंक्शन ऑफ x बने, जो भी आप इसको लैंग्वेज देते हो, उसमें डेरिवेटिव टर्म नहीं नजर आनी चाहिए। क्योंकि अगर वो d2y/dx2 है तो उसको इंटीग्रेट करके तो dy/dx बनेगा, तो अभी भी उसमें डेरिवेटिव टर्म तो नजर आ रही है ना। तो एक बार फिर करना पड़ेगा, एक बार फिर करेंगे तब जाके वो डेरिवेटिव टर्म हट पाएगी। ओके, एक मिनट रुको। ठीक है, सो सॉल्यूशन वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है समझ में आ गया, समाधान क्या होता है एक साधारण इक्वेशन। अब जनरल और पर्टिकुलर सुनो, बहुत ही सरल सी बात है, एक ही बात में समझ जाओगे। देखो इधर, देखो, सपोज करो मैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं यहाँ से x को हटा दूं, तो भी ये एक सॉल्यूशन है ना, है या नहीं? सॉल्यूशन तो है, एक साधारण इक्वेशन है। तो एक्स एक्स मतलब मान लो वहाँ पे ये 10 यहाँ पे होता तो उसको डिफरेंशिएट करते तो वहाँ पे मान लो कुछ भी नहीं होता है ना, वहाँ पे मान लो 0 होता। ठीक है, तो अभी ये इसको डिफरेंशिएट करके वो इक्वेशन बनाई जा सकती है ना, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो इसमें अगर 10, 9, 8, 1, 2, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे कांस्टेंट्स नजर आए, पर्टिकुलर कांस्टेंट्स नजर आए, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ना नजर आए, उसकी जगह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नजर आए। पर्टिकुलर कांस्टेंट्स ना नजर आए, क्या नजर आए? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कैलकुलस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का दर्जा दिया हुआ है ABC टाइप के लेटर्स को। ये क्या होते हैं ये कांस्टेंट्स ही, हैं ये कांस्टेंट्स, इनका डेरिवेटिव आज भी जीरो ही करना है, इनका डेरिवेटिव आज भी जीरो करना है। जैसे एक्स का डेरिवेटिव तो हम 1 करते हैं ना, एक्स का डेरिवेटिव 1 करते हैं, 5 का डेरिवेटिव क्या करते हैं, 0 करते हैं। जैसे 5, 6, 7 ऐसे जो टर्म्स होती हैं उनका डेरिवेटिव हम 0 करते नहीं करते हैं, तो ABC टाइप की जो लेटर्स हैं इसका डेरिवेटिव हमको 0 ही करना है। आर्बिट्रेरी मतलब ना मन माने।
अभी कुछ टाइम के लिए वो वेरिएबल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बट हैं वो कॉन्स्टेंट्स ही। ऐसे कॉन्स्टेंट्स को क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो साधारण पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट्स ना नजर आके यहाँ पे मैं ए लिख दूं, तो याद करो अभी अगर मैं ए लिख दिया तो भी ये इक्वेशन बनाई जा सकती है, ए का डेरिवेटिव भी जीरो ही लगाएंगे, तो ये इसका सॉल्यूशन अभी भी है। लेकिन जब उसमें टेन लगा हुआ था तब वो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, ए लगा हुआ है तो इसका जनरल पार्ट सॉल्यूशन। बस इतनी सी बात। समझ आया? और कोई क्वेरी हो तो पूछो, कोई सवाल आ रहा है माइंड में? सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन इक्वेशन के अंदर आप कॉन्स्टेंट्स को चेक करो। अगर कॉन्स्टेंट्स आपके पर्टिकुलर हैं, पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट्स कैसे होते हैं? पर्टिकुलर एक नंबर आ गया, अच्छा कुछ भी नहीं आया तो जैसे 10x था पहले, तो फिर जनरल सॉल्यूशन मानोगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मानोगे? जैसे सबसे पहले जो ये 10x था, एक भी यहाँ पे कांस्टेंट ही नहीं है, ना तो पर्टिकुलर कांस्टेंट है ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो अब उसको जनरल सॉल्यूशन मानोगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मानोगे? हम्म? जनरल? नहीं, कभी भी पर्टिकुलर नहीं। यानी जनरल सॉल्यूशन तो है ही वही चीज जिसके अंदर ए बी सी टी टाइप के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स वाले लेटर्स नजर आए, ये नजर ही नहीं आ रहे, ये नजर ही नहीं आ रहे, इनकी जगह या तो पर्टिकुलर कांस्टेंट्स नजर आ रहे हैं या दोनों में से कुछ भी नजर आ रहा है, कुल मिला के ये तो नजर नहीं आ रहे ना, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन माना जाएगा। इसका कारण ये है, इसका कारण ये है बेटा, इधर देखो, मान लो 10x होता, कोई भी सोल्यू इसमें कांस्टेंट नहीं होता, तो इसको 10x प्लस जीरो तो लिख ही सकते हो ना, ठीक है? तो पर्टिकुलर कांस्टेंट तो पैदा किया जा सकता है ना, लेकिन इसको 10x प्लस ए थोड़ा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना। सो अभी भी ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन माना जाएगा, अगर कांस्टेंट नजर आए ना तो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन माना जाएगा, या कांस्टेंट नजर आए, पर्टिकुलर कांस्टेंट नजर आए तो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन माना जाएगा। लेकिन अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नजर आते हैं तो उसको कहते हैं अपन जनरल सॉल्यूशन। समझ गए क्या? क्लियर है? ठीक है, ओके। अब एक बार इसको कॉन्सेप्चुलाइज करो एंड देन वी विल गो टू द एक्सरसाइज। देखो क्या है सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ऊपर देखो, और नीचे एक साधारण इक्वेशन है। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऊपर तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, और नीचे वाई इक्वल टू एफ एक्स एक साधारण इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। भाई वाई और एक्स की फॉर्म में होते हैं हमारे पास इक्वेशन, तो उसको मैं कभी भी वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स तो बना सकता हूँ ना, तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये इसको डिफरेंशिएट करके अगर वो बनाया जा सकता हो, और उसको इंटीग्रेट करके अगर ये बनाया जा सकता हो, दोनों में से कोई भी एक काम किया जा सकता हो, तो ये भाई साहब उसके सॉल्यूशन है। समझ गए? अच्छा, ये किया जा सकता हो तो, हमेशा नहीं। ऐसा मत मान लेना कि y इक्वल टू एफ एक्स हमेशा इसका सॉल्यूशन होता है, तभी होता है जब इसको डिफरेंशिएट करके ये बनाया जा सकता हो, या उसको इंटीग्रेट करके ये बनाया जा सकता हो। समझ आया? बोलो, एनी डाउट्स? बढ़े आगे। जनरल और उसकी डेफिनेशन देख लो जो हमने सीखी उसी फॉर्म में है। This is the solution, and this the above side which is given, that is the problem and this is the solution. An equation, एक ऐसी साधारण इक्वेशन, ऑन डिफरेंशिएटिंग विच, जिसे डिफरेंशिएट करके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, उस इक्वेशन को कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया? हेलो? हेलो? हाँ सर। चलो तो फिर भेज। ये तो समझ गया ना, एक ऐसी इक्वेशन जिसको डिफरेंशिएट करके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव की जा सके उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, जनरल एंड पर्टिकुलर। अब कोई देखो ये सवाल कंफ्यूज करता है या डाउट क्रिएट करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो प्रकार की होती है, उसके सॉल्यूशन भी दो प्रकार के होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? ऐसा मैंने पढ़ाया, जो मैं पूछ रहा हूँ उसी का, जो मैंने पढ़ाया उसी में से जवाब दो ना। हम्म। बोलो साक्षी। ऐसा पढ़ा है मैंने, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन। वो सॉल्यूशन होता है। तो देखो 10 मिनट भी ये चीज याद नहीं रहती, बस यही प्रॉब्लम है, तो एग्जाम के टाइम तो कहाँ याद रहेगी? बोलो। नहीं है ना यार।
अभी 10 मिनट पहले पढ़ाया, दो तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल, जिसमें एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरीड आउट हो वो ऑर्डिनरी होती है, जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरीड आउट हो वो पार्शियल होती है। और पार्शियल हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन होती तो दो तरीके की है ना। तो ये तो सॉल्यूशन है दो प्रकार के, वो इक्वेशन है दो प्रकार की, तो एटलीस्ट उनके नाम तो याद रख लो। मानते हैं उनके क्वेश्चंस नहीं है, या फिर केवल एक टर्म लिखा हुआ है केवल चैप्टर में, उसके बारे में आगे चर्चा नहीं है, बट वो टर्म तो याद रखो। मान लो यही क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का। हम्म। तो बताओ दो तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस, अभी 10 मिनट पहले समझाया है, बोलो। ऑर्डिनरी एंड पार्शियल। ऑर्डिनरी मतलब एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, दोनों में से कोई भी एक चीज कैरीड आउट हो, यानी डी के आगे एक्स ही लगा हुआ, डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स, हर जगह डी एक्स ही नजर आए, हर जगह डी एक्स ही नजर आए, डी एक्स के साथ डी टी डी यू डी अलग अलग चीजें ना नजर आए, तो वो पार्शियल हो जाती है, और वो हमारे कोर्स में नहीं है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी ना है, सॉल्यूशन तो एक साधारण इक्वेशन है। अब उस साधारण इक्वेशन में अगर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स नजर आ रहे हैं, ए बी सी एक्सेट्रा, तो वो जनरल है, और नहीं नजर आ रहे हैं तो फिर वो पर्टिकुलर है। नहीं नजर आ रहे हैं तो फिर साधारण कांस्टेंट नजर आ सकते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर नहीं आने चाहिए। सरल सी भाषा है। ए बी सी टाइप के लेटर्स नजर आ रहे हैं जिनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बोलते हैं, तो वो जनरल सॉल्यूशन है, नहीं नजर आ रहे हैं तो पर्टिकुलर है, उसका उल्टा करो। ठीक है, क्लियर, नो डाउट्स, आगे बढ़ें। ओके, अब सुनना। एक एक डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नजर आते हैं जितनी की उसकी ऑर्डर है। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, एक बार के लिए इतना समझो। एक डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर आते हैं, सर कितने आते हैं? जितने की उसके ऑर्डर है। ठीक है, क्योंकि उनको भगाने के लिए उतनी बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ता है। मान लो इसमें ए और बी दो हैं, तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट करा तो ए भाग गया, मैंने दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो बी भाग गया, दोनों चले गए, तो अब वो डीई बन गई, क्योंकि डीई के अंदर तो कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं होते हैं ना। डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बताओ? डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। इसमें कांस्टेंट जीरो ही रहता है, इसमें कांस्टेंट 10 नजर आ रहा है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आपके पास अगर एबीसी नामक आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, उससे ऐसी इक्वेशन पैदा करनी है तो इन एबीसी को भगाना पड़ेगा। तो जितने हैं उतनी बार आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उतना ही ऑर्डर क्रिएट होगा, नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स उतना ही ऑर्डर करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक बार ही डिफरेंशिएट करने से ए और बी दोनों भाग गए, ऐसा भी तो हो सकता है भाई, एक बार डिफरेंशिएट करने से दोनों भाग गए, तो उसके आगे मैं एक वर्ड लगा देता हूं मिनिमम। भाई मिनिमम ऑर्डर वो होगा, ज्यादा तो कितना भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक मेरे पास इक्वेशन है, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं चलो, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है y प्लस साइन एक्स इक्वल टू ए, डन, ओके। अब इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे, y का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, और a का क्या होता है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई ना, y एक फंक्शन ऑफ x ही तो होगा वहां पे, तो cos x एक फंक्शन ऑफ x है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इसमें एक ही a था, तो एक बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ा, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर वन है तो ऑर्डर भी क्या बना, वन बना। अब सपोज करो मैंने इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, अब बताओ डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव बताओ, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, कॉस एक्स का बताओ इक्वल टू, तो सर ये भी तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, इसका ऑर्डर तो टू है, उसका ऑर्डर तो वन था, तो आपने कहा था अगर एक बार एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक ही ऑर्डर की बनेगी, मेरे तो डबल ऑर्डर की बन रही है तो वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन और यहीं से उत्पन्न हुई है। तो उसको खत्म करने के बाद तो भले आप उसमें के बाद कितनी बार भी उसमें डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरी आउट करो, लेकिन मिनिमम एक बार तो करना पड़ रहा है ना। तो मैं मिनिमम ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स
इक्वल टू मिनिमम ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया क्या? अभी ऑर्डर के आगे मिनिमम वर्ड लगाना है यहाँ पे जरूरी, मिनिमम ऑर्डर उतना ही होगा। ठीक है, सपोज करो किसी पे, जैसे अपन फिल्मों में देखते हैं ना, मान लो किसी के ऊपर इतनी ज्यादा खुन्नस है, मान लो कोई इन आदमी की दूसरे आदमी का मर्डर करना चाह रहा है और काफी दिन से वो मिल नहीं रहा उसको, और एक जिस दिन मिलता है तो पहले तो एक गोली मारता है, लेकिन जी नहीं भरता, उसको मार ही जाता है, मरने के बाद भी उसको मार ही जा रहा है। अब ये ए तो मर गया, और डिफरेंशिएट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो वो तो अपनी खुन्नस निकाल रहे हो आप, लेकिन इसको मारने के लिए तो एक ही गोली चलानी थी बस आपको, आपने उसके बाद दोबारा फायरिंग करी तो वो आपकी मर्जी है। तो इसके ऑर्डर, इसमें डिफरेंशियल ऑर्डर इसका वन ही माना जाएगा, क्योंकि मिनिमम वो वन है। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये नोट है आगे इंपॉर्टेंट, और इसका क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन, पहली बात तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते ही जनरल सॉल्यूशन में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डीई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डीई नहीं कहेंगे, मिनिमम ऑर्डर ऑफ डीई कहेंगे, क्योंकि बड़ा तो हो सकता है पर मिनिमम उतना होगा जितने उसमें कॉन्स्टेंट्स। ठीक है अभी, क्लियर है? मिनिमम ऑर्डर ऑफ डी। अब जो थर्ड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसको थर्ड एक्सरसाइज को बाद में ही करना है। हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है ये थर्ड एक्सरसाइज ओमिटेड है। आपकी टोटल कितनी एक्सरसाइज इसमें? 5 है, तो पहले 6 थी, तो फिर हो सकता है ये वाला टॉपिक ओमिटेड है, देखेंगे वो। अभी अपन आ जाते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे। सेकंड एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ओवर हो चुका है। क्या सीखा अपन ने सेकंड एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में? कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के बाद फिर जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर। तो जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल नॉलेज में तो केवल सॉल्यूशन की बात होगी, ये बात कम होगी कि जनरल की पर्टिकुलर। बस सॉल्यूशन क्या है, बस उस पर फोकस हो किया जाएगा ना। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रोसेस पे अब अपन वापस आ जाते हैं, जो अपन 4 चैप्टर्स में कर रहे थे ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो अब अपन इस एक्सरसाइज में करना फिर से शुरू कर देंगे। ठीक है, चलें एक्सरसाइज में, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एक बार। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड एक्सरसाइज। तो आज टाइम है तो थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं, 2 एक्सरसाइज तो करें कम से कम। एक्सरसाइज नंबर 9.2, क्वेश्चन एक बार इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करते हैं। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 1 to 10, 1 to 10 में जितनी भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस गिवन है, वेरीफाई करो कि उनके सामने जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस हैं, ठीक है ना, इस द सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल, उनके सामने वाले कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है या नहीं है, बस ये वेरीफाई करो। मतलब वेरीफाई करने का मतलब तो ये होता है चेक कर, अगर मैं यहाँ पे लिखता ना चेक करो, तब तो हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे, लेकिन वेरीफाई करने का मतलब है तो सही, बस आप प्रूव करके दिखाओ कि है। ओके, अब देखो जो ये फंक्शन ही एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों हो सकते हैं, इसका मीनिंग भी पता है ना। जब y एज ए फंक्शन ऑफ x बोला जाए या आइसोलेट किया जाए तब तो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, नहीं किया जाता है कई बार तो होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इधर वाले फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है चेक करना। अच्छा, हमेशा ऐसे याद रखना कि साधारण इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन होती है, कई बार उल्टा भी याद रख लेते हैं तो वो भी मार्क्स कटवा देते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है, वो उसका सॉल्यूशन नहीं है, वो तो समस्या है, ये इसका समाधान है। ओके, इससे ये पैदा हुई है, ऐसे समझो। ठीक है, क्लियर? अब सुनो, तो सपोज करो मेरे पास ये इक्वेशन है, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन विद प्रॉपर स्टेप्स करते हैं। हियर द गिवन सॉल्यूशन इज, हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ओके, हियर द गिवन सॉल्यूशन ऑफ डीई इज, सो व्हाट इज द गिवन सॉल्यूशन। अच्छा, वन मोर थिंग, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो इसको डिफरेंशिएट करके चेक करो वो बनता है, या फिर इसको इंटीग्रेट करके देखो ये बनता है। या तो इसको डिफरेंशिएट करके देखो ये बनता है, राइट, या फिर इसको इंटीग्रेट करके देखो ये बनता है। हम क्या करेंगे बताओ, या क्या करना चाहिए, दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? इंटीग्रेट करके चेक करना चाहिए, आप बोलो। डिफरेंशिएट करके चेक करना चाहिए, आप बोलो। अब वो टाई हो गया, टाई ब्रेकर तो आप ही हो। बताओ। तो देखो, जब भी हमारे पास 2 ऑप्शन हो ना, तो हमको डिफरेंशिएट करके चेक करना है। उसका कारण 2 है। पहला तो एक साइकोलॉजिकल कारण है कि डिफरेंशिएशन करना आसान होता है इंटीग्रेशन से, सीधा काम करना आसान होता है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया। दूसरा एक यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल फैक्टर भी है बेटा। एक चीज को डिफरेंशिएट करके एक ही चीज मिलती है, लेकिन एक चीज को इंटीग्रेट करके 100 चीजें नहीं, इनफाइनाइट चीजें मिलती हैं। कॉन्स्टेंट्स भी तो है वहां पे। तो इधर से तो इधर आएंगे तो एक ही चीज मिलेगी, लेकिन इधर से इधर आएंगे तो पता नहीं वो मिले नहीं मिले, उसके जैसी चीजें मिलेंगी। तो चेक करना, वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा ना। समझ गए? तो ये कारण है कि हमको ऐसे केसेस में हमेशा डिफरेंशिएट करके चेक करना होगा कि ये इसका सॉल्यूशन है या
नहीं है, तो इसलिए मैंने सॉल्यूशन से स्टार्ट किया। अब मैं डिफरेंशिएट करके ये पैदा करूंगा। अगर मैं इंटीग्रेट करना ऑप्शन लेता तो मैं डीई से स्टार्ट करता और फिर उसको इंटीग्रेट करके ये चेक करता कि ये है नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंटीग्रेशन का रोल कम है। अभी आपको लग रहा है कि शायद इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन का रोल ज्यादा है, इंटीग्रेशन का भी उतना ही रोल है। अभी आगे जाएंगे, हमको इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा इसमें। ओके, चलो जी, ये मुद्दा यहाँ पे खत्म हुआ, ये बात बतानी जरूरी थी। तो here the given solution of DE is what is ये। ओके, ठीक है। अब आपकी नजर होनी चाहिए सामने वाली डीई पे। तो सामने वाली डीई कितने ऑर्डर की डीई है? तो सेकेंड ऑर्डर डीई पैदा करने के लिए दो बार डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैरीड आउट करना ही पड़ेगा। तो इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो, यानी खुन्नस दो बार निकालो। एक फायरिंग करो, दोबारा और करो, मर गया फिर भी करो, ठीक है। जैसे एक बार करूंगा तो वन मर जाएगा, जीरो बन जाएगा, लेकिन फिर भी करो, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है जिसकी ऑर्डर टू है। सो मैं क्या लिखूंगा, लिखने के बाद नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वही स्टेप्स जो हम पिछले चार चैप्टर्स में लिखे हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we get so y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज, अब उधर जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में लिखो, y डैश ई टू द पावर एक्स का, और वन का वन, जीरो, तो इट इज ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन चुकी है, y डैश इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। लेकिन मेरा मन नहीं भरा, सेकंड ऑर्डर चाहिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, again differentiating both sides with respect to x, we get y डैश का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y डबल डैश ई टू द पावर एक्स का, आज भी ई टू द पावर एक्स, ये बन गया। अब देखो ये काम तो हो गया मेरा, लेकिन अभी भी उसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही। तो आप चेक करो, इसको अगर मैं इक्वेशन वन मान लूं, तो फ्रॉम इक्वेशन वन यू कैन चेक व्हाट, कि y डैश की वैल्यू ई टू द पावर एक्स है। तो ई टू द पावर एक्स की जगह y डैश लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, बोलो। तो ये सारे पैतरे तो अपनाने पड़ेंगे, देखो मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम, तो ऐसा नहीं कि सरल सी चीजें आएंगी। ये इक्वेशन वन से टू में पुटअप करना है करना, ये तो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैथ्स है, इससे तो बच ही नहीं सकते ना। सो मैं क्या कर दूंगा, इसको ई डैश ई टू द पावर एक्स को क्या लिख दूंगा, वाई डैश, यानी इधर क्या डाल दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन वन। कुल मिला के उसको जिस फॉर्म में चाहिए आपको उसी फॉर्म में रखनी है। अब वाई डैश को इधर बुलाओ, तो वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू जीरो, डन। सेम शक्ल है, बताओ। तो आपको सेम शक्ल में ही स्टॉप करना है, ठीक है। चाहे से आपका डिफरेंशिएशन प्रोसेस पहले बन चुका है, लेकिन आपको इसी फॉर्म में खत्म करना है, ठीक है। नीचे लिख देना वेरीफाइड, क्योंकि है तो सही, बस वेरीफाई करनी है, करके दिखानी है कि कैसे है, ठीक है। पकड़ लें अब स्पीड 10 ही क्वेश्चन से। चलो जी, डिफरेंशिएशन का रिवीजन चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। आ जाओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी, बताओ ये जो सॉल्यूशन है ये जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर? ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं, जनरल, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी नजर आ रहा है, ठीक है। चलो, उधर y डैश है तो एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का y डैश, एक्स स्क्वायर का, टू एक्स का, और c का जीरो, ठीक है। टू एक्स प्लस टू को उधर ले जाओ, y डैश माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, वेरीफाइड। चलें थर्ड पे, ओके, विद प्रॉपर स्टेप्स करिएगा आप। y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, अगेन एक जनरल सॉल्यूशन है मेरे पास, डिफरेंशिएटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विल गेट y डैश कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जीरो, माइनस साइन एक्स इधर आएगा तो y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, डन। ओके, आ जाओ फोर्थ वन। अब फोर्थ में मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इसी फॉर्म में मैं डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दूं, या फिर मेरी मर्जी है, मेरे को रूट पसंद नहीं आता तो मैं रूट को इधर ले आता हूं। तो रूट को इधर ले आता हूं, तो गिवन सॉल्यूशन को मैंने पहले मॉडिफाई कर दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, और अब मैं इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूंगा, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शंस मेरे पास हमेशा है, रूट को इधर लाना, एक्स को इधर ले जाना, साइन को इधर लाना, साइन इनवर्स बनाने, सारे ऑप्शंस मेरे पास हमेशा के लिए रहेंगे। सो इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, ना कि ऊपर वाली को। वी गेट व्हाट, सो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई, और वाई का फिर वाई डैश विथ चेन रूल, है ना। वन का तो जीरो, और एक्स स्क्वायर का टू एक्स, टू से टू काटो,
सो अभी तक ये y इंटू वाई डैश इक्वल टू एक्स की फॉर्म में है। डन। तो यहां से वो किस फॉर्म में वो चेक करो। तो y डैश इक्वल टू समथिंग फॉर्म में है, तो आप y डैश को आइसोलेट करो यहाँ से। तो y डैश इक्वल टू व्हाट, x बाई वाई। अभी भी सर उस फॉर्म में तो नहीं नजर आई। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करो, जो मर्जी है वो करो। तो आप देखो न्यूमरेटर वाला x y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को एक्स वाई बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय y करूंगा, और मल्टीप्लाइंग बाय y करूंगा तो नीचे वाले को भी करूंगा, दोनों को करूंगा। सो मैं क्या कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय y। तो ये क्या बन जाता है, एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर। और वाई स्क्वायर की वैल्यू तो 1 + x² है, चेक करो, हो गया गेम ओवर। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है ना, तो इधर तो डी वाई बाई डी एक्स टर्म निकली, लेकिन इधर डी एक्स बाई डी एक्स टर्म निकली। डी एक्स बाई डी एक्स तो कैंसिल आउट हो गई, डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल आउट नहीं है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स ही तो वाई डैश है। ठीक है, ओके क्लियर। ठीक है, तो आप वहीं अटके हुए थे इतनी देर से, तो उसी टाइम पूछा करो, फिर नीचे भी दिमाग नहीं लगा। नीचे समझ आया। तो y से y मल्टीप्लाई किया तो इट इज लाइक एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन मार्क कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन वन वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 1 + x, चारों तरफ नजर रखनी है। सो एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 + x²। फ्रॉम इक्वेशन वन मेंशन करना जरूरी है, कुछ भी सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो। ठीक है, वेरीफाइड। चलें आगे। y डैश इक्वल टू एक्स वाई वन वाई 1 + x²। Let's come to the fifth one. Y equal to ax. Y equal to ax. So differentiating for the first time, we get what? Y becomes y dash, or ax becomes a. ax becomes a. ठीक है। अब सुनो, y dash की वैल्यू आ गई a, उधर y dash के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप भी करोगे, वैसी शक्ल बनाने के लिए करोगे ना। सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x। तो ये क्या बन जाएगा, वी गेट एक्स वाई डैश, वी गेट एक्स वाई डैश, और इधर ए एक्स, और ए एक्स तो अगेन वाई है। फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, इक्वेशन वन मार्क कर दो, तो इट इज अगेन वाई। तो हो गया काम, इम्प्लाइज एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई। तो वेरीफाई तो हो गई है, और यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन डाल ही देंगे हम। लेकिन उसके आगे जो चीज लिखी हुई है उस पर गौर फरमाओ। एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में अगर एक्स की वैल्यू मर्जी है जो रखो, लेकिन जीरो नहीं रख सकते। क्यों, जीरो रखेंगे तो डेरिवेटिव टर्म ही खल्लास हो जाएगी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो कोई भी ऐसी चीज जो डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन ही ना रहने दे, उसको मेंशन हमेशा करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, कॉमा लगा के। ठीक है, उसकी वैलिडिटी नहीं खत्म होनी चाहिए, ओके ना। जैसे कि सपोज करो मैंने कहा, हम एक साधारण इक्वेशन की बात करें, तो जैसे मैंने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, पर इसमें ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, राइट। क्योंकि ए की वैल्यू जीरो हो गई तो ये क्वाड्रेटिक टर्म ही खत्म कर देगी, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बचेगी, तो जिस चीज की बात हो रही है वो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पे एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। चलें आगे, ओके नेक्स्ट। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और वहां पे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो एक ही बार हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट y का डेरिवेटिव y डैश, और यहाँ पे चेन रूल लगेगा अब x साइन x में। तो x का डेरिवेटिव वन, दूसरा फंक्शन एज इट इज, फिर x एज इट इज, और साइन x का डेरिवेटिव cos x। सो इट इज लाइक साइन x प्लस x cos x। ठीक है, लेकिन वैसी शक्ल अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। ओके फाइन। देखो यहाँ पे साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स मिला मुझे, और वहां पे क्या है मेरे पास, अच्छा वाई डैश के साथ एक्स भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय एक्स करो पहले, तो बोथ साइड्स बाय एक्स। तो वी गेट व्हाट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स, वी गेट व्हाट, वाई डैश बिकम्स एक्स वाई डैश। उधर दोनों से एक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। फाइन। अब पहली फुर्सत में एक्स साइन एक्स को तो वाई करो, तो एक काम तो खत्म हो। ठीक है, इसको इक्वेशन वन मान के, और क्या कर सकता हूं मैं, एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो क्या बन गया, वाई प्लस। अब देखो एक्स कॉस एक्स में से भी आप एक काम करो, देखो एक एक्स तो है ना वहां पे, तो उसका एक एक्स तो बाहर रखो, तो क्या बचा फिर, एक्स कॉस एक्स। समझ आया। और इसमें फ्रॉम इक्वेशन वन डाल दो, क्योंकि ये कन्वर्जन किया है मैंने। ओके,
अब एक एक्स को तो रहने दो और एक्स cos एक्स के बारे में सोचो। तो अगर एक्स साइन एक्स वाई है तो एक्स cos एक्स क्या होगा वो सोचना है अब आपको, बस दैट्स इट। देखो कैसे करेंगे, एक्स वाई डैश, वाई एज इट इज, ये वाला एक्स एज इट इज, ब्रैकेट लगा दो चाहो तो, एक्स को एज इट इज छोड़ो, एंड cos एक्स को क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ वन माइनस, बोलो, साइन स्क्वायर एक्स। और वहां से साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ, यहां से साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई बाय एक्स, रिप्लेस कर दूं मैं क्योंकि हर चीज वाई और एक्स की फॉर्म में है। तो इधर आ जाओ, इट इज लाइक एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस, जो जो शक्ल चेंज होगी उसको छेड़ो मत, जैसे वाई प्लस एक्स तो बाहर रखा हुआ है तो उसको तो छेड़ो मत, ठीक है ना। एक्स इंटू ये क्या बन जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, डन। नेक्स्ट स्टेप में देखो, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा रूट में, बोलो न्यूमरेटर पार्ट क्या बनेगा, एलसीएम लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर पार्ट में एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, एक्स। तो ये एक्स तो आ जाएगा बाहर, तो बाहर वाला एक्स से ही एक्स कट जाएगा, केवल और केवल क्या बचेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डन। ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो रूट के अंदर वाली चीज नेगेटिव नहीं होती, तो रूट के अंदर वाली चीज नेगेटिव, पहली चीज तो एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डेरिवेटिव टर्म ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए, तभी तो अंदर वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी, या फिर यूं कहें माइनस वाई एक्स से बड़ा होना चाहिए, तब जाके अंदर वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी। तो ये दोनों चीजें तो इसलिए लिखी गई हैं ताकि अंदर वाली चीज पॉजिटिव रहे, और ये चीज इसलिए लिखी गई है ताकि डेरिवेटिव टर्म की वैलिडिटी खत्म ना हो। तो एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप इतना भी लिख के छोड़ देंगे तो विल गेट आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलें आगे, 6 हो गए, अब सातवां देखो, एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, और उधर वाई डैश है तो एक बार डिफरेंशिएट कर दूं मैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स वाई का डेरिवेटिव बोलो, चेन रूल लगाओ, एक्स का डेरिवेटिव वन, वाई एज इट इज, फिर प्लस एक्स एज इट इज, और वाई का डेरिवेटिव इज वाई डैश। लॉग वाई का डेरिवेटिव बोलो, वन बाई वाई इंटू, अगेन वाई का डेरिवेटिव भी बोलना पड़ेगा, डैश प्लस सी का तो हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो वाई प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई डैश बाई वाई, राइट। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई वाई कर दूं एक बार ये डिनोमिनेटर हटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर, आगे बोलो एक्स वाई वाई डैश, आगे बोलो वाई डैश। अब उसमें वाई डैश इक्वल टू समथिंग लिखा है तो वाई डैश की टर्म को आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर इधर छोड़ो और वाई डैश उधर, और एक्स वाई वाई डैश को उधर ले जाओ, तो माइनस एक्स वाई वाई डैश, अगर इसमें वाई डैश कॉमन ले लूँ तो क्या बचता है, वन माइनस एक्स वाई, गेम ओवर, वन माइनस एक्स वाई को इधर ले आओ, तो वाई डैश की वैल्यू हो जाती है वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ऑब्वियसली इसमें एक्स वाई की वैल्यू वन नहीं हो सकती, नहीं तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, एक्स वाई शुड नॉट बी इक्वल टू वन। आपको जितना समझ में आता है साफ साफ लिख देगा, जैसे यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू वन रखती है क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा तो भले मत लिखिएगा, बट जो साफ साफ दिखाई दे अगर दिमाग लग जाए तो लिख दीजिएगा, नहीं तो अगर आप इतना भी लिख देंगे तो यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। चलें आगे, एट्थ वन, वाई माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, एक ही डेरिवेटिव है वहां पे, मतलब सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है तो एक बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वाई का डेरिवेटिव बोलो वाई डैश, फिर कॉस वाई का बोलो तो प्लस साइन वाई, फिर वाई का बोलो इन वाई डैश, एक्स का बोलो वन, वाई डैश कॉमन ले लूं क्योंकि वाई डैश उधर भी कॉमन लिया है ना, सो वाई डैश कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वन प्लस साइन वाई इक्वल टू वन, डन। वाई डबल डैश तो है नहीं मेरे पास, ओके। अब आप देखो वाई डैश के, अच्छा अब उधर वाई है, उधर वाई है तो वन को वाई बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये सोचो, वाई से मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई वाई, वी गेट। तो अब जब मैं लेफ्ट साइड को वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं बाहर को, बाहर वाले को नहीं करा रहा हूँ, मैं सीधी उसकी एंट्री अंदर कर रहा हूँ क्योंकि बाहर तो वाई डैश ही रखा हुआ है ना, तो मैं वाई डैश को तो छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अंदर वाई की एंट्री करवा रहा हूँ, तो वाई बन जा वाई, और साइन वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई साइन वाई, और उधर आरएचएस में वन इंटू वाई बिकम्स वाई। अब आप देखो कितनी शक्ल मैच हुई, ये मैच हो गया, ये वाई डैश बाहर रखा हुआ है, अंदर में वाई साइन वाई तो मिल गया, बचा वाई, इसको कॉस वाई प्लस एक्स लिख लो यूजिंग इक्वेशन, हो गया काम, ठीक है ना। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते जाओ तो होता जाएगा, यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ,
एक्स प्लस या कॉस वाई प्लस एक्स, कॉस वाई प्लस एक्स। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दूं अगर मैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये कन्वर्ट हो जाता है वाई डैश इक्वल टू, वाई की वैल्यू वहां से डाल दी मैंने, कॉस वाई प्लस एक्स, कॉस वाई प्लस एक्स। ठीक है, और प्लस वाई साइन वाई एज इट इज इक्वल टू वॉट वाई, और सामने डाल दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। वेरीफाइड हो गया। सेम शक्ल है, देख लो, टर्म टू टर्म मैच कर लो। वाई डैश बाहर है, देन फिर वाई साइन वाई अंदर है, दूसरी टर्म कॉस वाई प्लस एक्स है, कॉस वाई प्लस एक्स है। ठीक है, इक्वल टू आर एच एस में वाई। चला नेक्स्ट, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में ही रहने दो और डिफरेंशिएट करो, या फिर आप चाहें तो टेन इनवर्स को इधर बुला के टेन वाई भी बना सकते हैं, लाइक दिस, टेन ऑफ एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स इधर आएगा तो टेन बन जाएगा, इक्वल टू वाई। डिसाइड करो कौन सी फॉर्म को डिफरेंशिएट करोगे, इस फॉर्म को या इस फॉर्म को, बोलो, इसको या इसको, किसको करें, बाद वाली को, किसको करें सौम्य? अब क्लियर कट आंसर नहीं है तो फिर दोनों को करो, करो 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 करो। एक्स का डेरिवेटिव, मतलब ज्यादा काम करने में तो जोर ही आता है, कुछ भी करो। हाँ, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, और टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस समथिंग का स्क्वायर, तो वन अपॉन वन प्लस वाई का स्क्वायर, लेकिन चेन रूल से वाई का भी तो होगा, वाई डैश। ये वाई डैश वाली टर्म्स को एक साथ आइसोलेट करना पड़ेगा, तो एक बार रुको, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। तो इट इज लाइक वन प्लस वाई डैश इक्वल टू वाई डैश डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब एक काम करो, देखो उस पर, उसकी तरफ नजर डालो, तो वाई स्क्वायर से वाई, वाई डैश से वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर वाई स्क्वायर प्लस वन यहाँ रखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम वाई स्क्वायर प्लस वन को उधर मल्टीप्लाई कराते हैं, करा दें। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय होल मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस वाई डैश, और उधर आर एच एस में क्या रह गया, वाई डैश। वन टू वन मल्टीप्लाई कराओ, वन इंटू वन वन, वन इंटू वाई डैश वाई स्क्वायर इंटू वन वाई स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज वाई स्क्वायर वाई डैश, और उधर आर एच एस में एक वाई डैश, एक वाई डैश से एक वाई डैश उड़ाओ। ठीक है, हो गया काम, इक्वल टू जीरो ही तो आ रहा है वहां पे। अब इसको अरेंज करने का तरीका भी देखो, पहले हमेशा डेरिवेटिव टर्म लिखो, तो डेरिवेटिव टर्म क्या है, वाई स्क्वायर वाई डैश, फिर वही डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, तो फिर एक्स वाई स्क्वायर, ओनली वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, दिस इज द गिवन डी ई। ठीक है, लेट अस सपोज करो इस तरीके से चलते, तो टेन ऑफ एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर ऑफ समथिंग, तो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई, चेन रूल से एक्स प्लस वाई का भी करोगे, तो एक्स का डेरिवेटिव वन, और वाई का वाई डैश, और उधर वाई का वाई डैश, डन। अब सेक स्क्वायर है सर, मेरे को तो टेन की फॉर्म में चाहिए, तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, वन प्लस टेन स्क्वायर, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई, हो गया ये। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू वॉट, वन प्लस वाई डैश इक्वल टू वाई डैश, ओके। तो टेन ऑफ एक्स प्लस वाई अगर वाई है, तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई जो होगा वो वाई स्क्वायर होगा, बोलो। टेन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या है, वाई, तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्या होगा, वाई स्क्वायर। अब वन टू वन मल्टीप्लाई कर दो, तो वन इंटू वन, ये देखो ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म सेम है, वन प्लस वाई स्क्वायर वन प्लस वाई स्क्वायर, वन प्लस वाई डैश वन प्लस वाई डैश इक्वल टू वाई, तो जैसे इसमें कन्वर्ट किया वैसे हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट देखो, टेंथ एंड द लास्ट वन, फिर तो वो एमसीक्यूज है बस, है ना। इसको करना है आपको डिफरेंशिएट, इस इतने पार्ट को, अच्छा सॉरी ये तो एक्स बिलोंग्स टू है, इतने पार्ट को ही करना है फिर तो, ये कॉमा है बीच में, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, डिफरेंशिएटिंग बोथ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, बोलो वाई बिकम्स, अब डी वाई बाई डी एक्स लिखो, जैसी नोटेशन यूज हुई है, वाई बिकम्स डी वाई बाय डी एक्स, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या बनेगा, इजी करते हैं थोड़ा सा, एक काम करो पहले आप इसको चेंज कर दो, तो इजी करने के लिए आपको बताया क्या करना है, रूट को इधर लेके आना है, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट,
टेल मी, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का y डिवाइड बाई डी एक्स। अब आर एच एस साइड आइए, ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का -2x, तो इट इज लाइक -2x, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, -x को इधर ला, हो गया काम, -x इधर आएगा तो +x, y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, आर एच एस में कुछ भी नहीं बचा, 0। यहाँ पे y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, 0 इंटू डी वाई डी एक्स इसको खत्म करेगा, डन, ओवर। ओके, कम टू द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में यहाँ पे आपको बस वो जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वही है। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4, क्या बताया था मैंने, जो ऑर्डर है उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो फोर्थ ऑर्डर है तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, 4। और अगर थर्ड ऑर्डर है तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, क्या होंगे, आंसर देखो। सवाल पढ़ो। वो जनरल है, वो तो वही गलती हम एग्जाम में करते हैं। जो अभी मैं कर रहा हूँ ना बेटा, ये 4 और ये 3, मेरी बात सुनो, जो अभी मैं कर रहा हूँ ना बेटा, देखो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर है तो 4 लगा दे, थर्ड ऑर्डर है तो 3 लगा दे। जो बात मैं कह रहा हूँ ना, ये बात एग्जाम में आपका माइंड आपको कहता है कि बेटा फोर्थ ऑर्डर है 4 लगा दे, थर्ड ऑर्डर है 3 लगा दे। तो जैसे मेरी बात से अभी बचना है ना, जैसे एग्जाम में अपने उसको बात से बचना है ना, तो अभी मेरी बात से बचना है, आपको क्वेश्चन रीड करना है बेटा। मेरी कहे अनुसार क्यों करते हो, मैंने कहा क्या मेरे कहे अनुसार ही करो सब। ठीक है, इन भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है, क्वेश्चन पढ़ो, वहां पे जनरल सॉल्यूशन है, यहाँ पे पर्टिकुलर है। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में देयर इज नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी थर्ड एक्सरसाइज है आपके, फिर फोर्थ ओमिटेड होगी, देखेंगे। ये थर्ड टॉपिक हम कल करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कल भी इतना ही टाइम मिला तो 2 टॉपिक्स कल भी कर देंगे। ठीक है, जो मेन टाइम लगेगा वो फिफ्थ सिक्स एक्सरसाइज में लगेगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।